It is now our great honor and privilege to welcome to the NDTV Real Estate Conclave 2025 the Honorable Union Minister for Housing and Urban Affairs, Shri Manohar Lal Khattar. A stalwart administrator and a seasoned statesman, he has been at the forefront of driving change in the way our cities grow, with a focus on sustainable infrastructure, housing for all, and inclusive urban development. Please join me in requesting our chief guest for this evening, Shri Khattar, to kindly come on stage and deliver the keynote address. Please, sir. Good evening to all of president dignitaries. एनडीटीवी का आज ये जो रियल एस्टेट कॉन्क्लेव बहुत ही एक सार्थक और आज की समय की मांग है। तो आपने जिस प्रकार का ये कॉन्क्लेव किया है, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी के सभी हमारे मित्र हैं उनको बहुत बहुत इस बात का आभार प्रकट करता हूं, और जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका सबका आभार, उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। मित्रों, शहरी विकास मंत्री के नाते से मुझे लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल ये पूरा हुआ है। इस समय पर इस प्रकार के सेमिनार में आकर के आपके सामने अपने विषय को रखने में मुझे भी अपना सौभाग्य महसूस हो रहा है कि कम से कम मेरे काम का मूल्यांकन आप ज़रूर कर पाएंगे कि किस प्रकार से हम सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद आप लोगों की ओर से जो भी अमूल्य सुझाव हमको मिलेंगे, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पायनियर ऑफ द दिस सेक्टर, तो आपके सुझाव मेरे से ज़्यादा होंगे। एक कहावत है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, आई एम बिफोर यू, लेकिन उसी को थोड़ा बदल दिया जाए कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, यू आर द मास्टर। तो इस नाते से मेरे से ज़्यादा अनुभव आपके हैं, तो उसका भी निश्चित रूप से हम मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये जो सेंचुरी है, न केवल अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए, इफ आई मे कॉल इट, इट इज़ एन अर्बन सेंचुरी। इस शताब्दी में अर्बनाइजेशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ये अपना में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज हम अपने देश में टोटल पॉपुलेशन का 35% ये अर्बनाइट्स हैं, और आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि 2047 तक विल बी डबल अर्बनाइट्स। हमारी संख्या जो आज 45 करोड़ है, 35% है, उस समय तक संख्या में 90 करोड़ हो जाएगी और परसेंटेज में 50% को क्रॉस कर जाएगी। तो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक फैक्टर। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ, ये दूसरा फैक्टर। शहरों का फैलाव हो रहा है और छोटे जो स्थान हैं वो भी धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर के देश में अगर आज छोटे बड़े सब शहरों की संख्या गिनी जाए तो 5020 शहर अपने इस देश में हैं, जिसमें से मिलियन प्लस ऐसे लगभग 60 होंगे। तो ऐसे मिलियन प्लस के ऊपर ज़्यादा फोकस हमको करना होगा। बाकी जो 500 से के आसपास जो शहर हैं, आगे संभावना उनकी ज़्यादा बढ़ने की है, जहाँ 1 लाख से ऊपर जिसकी आबादी है। इसके बाद बहुत छोटे शहर हैं, काम हमको वहाँ भी करना है, लेकिन उसमें उतनी गति नहीं बना पाएंगे क्योंकि वहाँ माइग्रेशन की ज़्यादा स्थिति नहीं है, बल्कि वहाँ छोटे शहरों से भी बड़े शहरों में लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इस विषय को हमको आगे बढ़ाना होगा, और ख़ास करके हमारे शहरों का दुनिया के अंदर अगर हम बाकी शहरों के साथ मुकाबला करें तो कुछ बड़े शहर हैं, वहाँ हमारी स्थिति
बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। बड़े शहरों में एक बड़े शहर का नाम लिया जाता है मनीला, जहाँ की पर स्क्वायर किलोमीटर जो उसकी डेंसिटी है दैट इज 45,000, और अभी तक ये माना जाता है दैट इज द हाईएस्ट वन। लेकिन वो एक ठीक दिशा में प्लान्ड सिटी के रूप में आगे नहीं बढ़ पाया। आज भी वहाँ लोगों को कठिनाइयाँ बहुत हैं। अगर उसी के मुकाबले में हम हांगकांग की बात करें, हमारे से ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन है, यानी डेंसिटी है, लेकिन वो एक प्लान्ड सिटी है। हांगकांग हम कह सकते हैं कि हमारे शहरों से कहीं आगे है। तो हमको अच्छे शहरों का एक उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और जहाँ कुछ कमियाँ रह गई हैं, अनप्लान्ड सिटी के रूप में आगे बढ़ गए हैं, उससे सावधान होना पड़ेगा। इसलिए एक वर्ल्ड क्लास हमारा जो अर्बन स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से बने, इसके ऊपर ज़रूर हमको ध्यान करना पड़ेगा। बड़े शहरों में खास करके हमारे जो मेट्रोपोलिस हैं, जिसमें न्यू दिल्ली है, जिसमें बेंगलोर है, जिसमें चेन्नई है, जिसमें कलकत्ता है, जिसमें मुंबई है, तो ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं इनका एक्सपेंशन बहुत हो रहा है, और यही सबसे ज़्यादा जो समस्याएं हैं इसकी ओर हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमको ज़रूर कुछ ना कुछ एक अपने विचार को इस प्रकार से सुंदर बनाकर चलना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बहुत आग्रह भी किया है, ध्यान भी कर रहे हैं। अभी 2025-26 का जो बजट पेश हुआ उसके अंदर 6 सेक्टर्स को ऐसा माना गया कि इनके ऊपर पूरा ध्यान अगर हम देंगे तो बाय 2047 हमको विकसित भारत होने में कोई रोक नहीं सकता। और उस 6 में 1 इज़ अर्बन डेवलपमेंट एंड द सेकंड 1 इज़ पावर सेक्टर, और संयोग से वो दोनों सेक्टर मेरे ज़िम्मे लगा रखे हैं। इसलिए इट्स ए चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस कि इस चैलेंज को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बल्कि एक और भी उसके अंदर एक घोषणा हुई, हालांकि हर योजना के लिए एक फंड का नाम दिया जाता है, तो इस बार एक नया फंड 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड इस नाम से रखा गया है। तो फर्स्ट डे तो हमको भी ये लगा कि ये नाम क्यों रखा गया होगा, लेकिन उसके बाद हमको ध्यान में आया कि वास्तव में इट्स ए चैलेंज। तो इस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए हमको इस सब हिसाब से हमको करना पड़ेगा, और जस्ट एक दूसरे के साथ मिल करके हमको एक सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ, अर्बन जो हमारा सेक्टर है, इस अर्बनाइजेशन को हमको ये करना पड़ेगा ताकि लंबे समय तक हम अपने सिस्टम को ठीक कर सकें। सिटी शुड बी क्लीनर, सेफर, ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव सिटीज़। इस प्रकार की हमारी रचना ये हमको बनानी पड़ेगी। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हमको ध्यान में आती हैं कि पहला तो शहर जो हैं ये हमारे इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, क्योंकि आज भी ऐसा माना जाता है कि जो अर्बन एरिया है हमारे जीडीपी का 63% वो हमारा जो है जीडीपी का जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अर्बन साइड से है, चाहे वो सर्विसेज में ली है, इंडस्ट्री है, सब है। इसके बाद अपने आप में कृषि का भी अपना एक सेक्टर है जिसके अंदर हम ग्रोथ करते हैं, लेकिन अर्बनाइजेशन जितना बढ़िया होगा हमारा जीडीपी उतना ही आगे बढ़ेगा। तो हम इसको 2047 तक जो हमको इसमें ध्यान रखना है उसके अंदर सबसे पहला विषय है अर्बन कनेक्टिविटी। तो इस कनेक्टिविटी के अंदर सबसे पहला रोड्स है। रोड्स पहले से भी पर्याप्त संख्या में रही हैं, आगे बढ़िया हो रही हैं, लेकिन रोड्स का जो एक नेगेटिव फैक्टर वो ये है कि ट्रैफिक जैम ये बड़ी स्थिति बन गई है, क्योंकि स्पेस इज लिमिटेड वन। उसी में से यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो हमको बड़े शहरों में बड़ी आवश्यकता और बहुत तेज़ी से हम आगे बढ़ भी रहे हैं। मेट्रो का अगर फिगर्स भी आपको मैं बताऊं, वैसे इसकी जानकारी आपको सबको होनी ही चाहिए कि मेट्रोज का एक्सपेंशन हमने 20 वर्ष में 2005 से आज 2025 जिस स्पीड से किया है, इस स्पीड से और किसी देश ने नहीं किया। साइज में चाइना इज बिगर देन अस, और इस समय पर यूएस इज ऑल्सो बिगर देन अस। आंकड़े 8000 किलोमीटर का मेट्रो चाइना में है, 1300 किलोमीटर इस समय यूएसए में है, और हमने 1056 करोड़ को 1056 किलोमीटर तक हम टच कर गए हैं मेट्रो एंड आरआरटीएस। वी आर वेरी नियर टू यूएसए, और हमारे 900 किलोमीटर के जो मेट्रो के पाइपलाइन में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुत जल्दी विद इन ईयर और 2
वी कैन सरपास दिस यूएसए फिगर, तो हम सेकंड स्थान पर आ जाएंगे। मेट्रो के साथ एक समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है। हर आदमी अपने वाहन से लेकर के मेट्रो स्टेशन जाता है, स्टेशन पर उतर करके फिर वहां से अपना वाहन लेता है, ऑफिस में जाता है, तो दो जगह पर फिर वो ट्रैफिक को जैम करता है। इसके लिए जो प्लानिंग है दैट इज लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में पैसेंजर को अपने घर से वाहन लेगा और जब स्टेशन पर नेक्स्ट स्टेशन उतरना है वहां से वाहन लेके उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ेगा, ताकि उसको अपनी गाड़ी न रखनी पड़े। तो इसलिए इस लाइन पर बहुत स्कीमें आगे बढ़ रही हैं। इन स्कीम्स के अंतर्गत लास्ट माइल कनेक्टिविटी यदि ठीक से उसका पालन करेंगे तो लोगों को अपने वाहन डेली जो काम करने के लिए आना जाना पड़ता है उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ये जो ट्रैफिक है सड़कों का ये कम होगा। इसी के साथ दूसरा विषय जुड़ा है, वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज हम देखते हैं कि देश और दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैसे कम किया जाए, कैसे ई मोबिलिटी के ऊपर हम आए, तो उसका भी लाभ हमको मिलेगा कि जितने वाहन ट्रैफिक कम होगा तो हमारा पोल्यूशन कम होगा, हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन समाप्त होगा। तो इस आधार पर भी चीज़ें आगे बढ़ रही, योजना बन रही है। दूसरी समस्या जो है वो है लैंड की, क्योंकि विद एक्सपेंशन लैंड जितनी भी हम उसमें कंज्यूम करेंगे, लैंड इज नॉट लाइक रबड़ कि जिसको हम एक्सपेंड करते जाएंगे, इसका एक लिमिटेड स्कोर है। तो उस लिमिटेड स्पेस में हमको अपना कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है वो है वर्टिकल स्पेस को यूज़ करें। तो लैंड का एक्सपेंशन हम साइड में नहीं कर सकते, लेकिन वर्टिकल हम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत शहरों ने टीओडी पॉलिसी को प्राप्त किया है, यानी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, कि मेट्रो के साथ ही हम मल्टी स्टोरी 500 600 भी हम CS ये अपना FCR ये देने के लिए तैयार हुए हैं। दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं अनलिमिटेड FSI है कि आप जितना मर्जी ऊंचा बना लो, लेकिन अपने देश में भी ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके लिए सर्विसेज वो भी सब उपलब्ध करानी पड़ती हैं। तो इसलिए TOD की पॉलिसी को चाहे वो आसपास के स्टेट्स में तो लागू हो गया है। आज मैं हरियाणा का समाचार ले रहा था तो उन्होंने हमको बताया कि इस समय कुल मिलाकर गुरुग्राम और फरीदाबाद दोनों में अराउंड 60 डेवलपर्स ने इस प्रकार के यानी अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए लाइसेंस लिए हैं। नोडल पॉइंट्स के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स, दिल्ली की भी बहुत जल्दी ये पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं ताकि ये कंजेशन किसी तरीके से हम कम कर सकें, हाई राइज बिल्डिंग ले सकें। और हाई राइज बिल्डिंग की कनेक्टिविटी सीधी मेट्रो के ऊपर डायरेक्ट रोड पर भी आने की आवश्यकता नहीं है। हैंगिंग जिसको कहना चाहिए एक रास्ते बने ताकि वहीं से अपना स्टेशन पर सीधे आए, स्टेशन पर जाए। तीसरा चैलेंज है स्वच्छता का। स्वच्छता शहरों के अंदर क्योंकि एक्सपेंशन खूब हो रहा है, खूब हमारे लोग लगे भी हैं, कर भी रहे हैं, नई नई स्कीमें भी आती हैं, पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं, हर साल उसका कंपटीशन भी कराते हैं। उस कंपटीशन में एक होड़ लगी है, एक प्रतियोगिता हो रही है, कौन फर्स्ट आए कौन सेकंड आए। तो ध्यान में ही आया कि कुछ शहर ऐसे हैं जिनको लगता है हर वर्ष वही आएंगे। एक 15-20 शहरों का ही कंपटीशन होकर रह गया। अल्टीमेटली हमने इसमें स्कीमें इस बार बदली। स्कीमों में क्या किया कि जो लगातार 15-20 शहर ऐसे हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं, उनका एक अलग से क्लब बना दिया, सुपर स्वच्छ लीग, कि आप इस सुपर स्वच्छ लीग में जाओ, यू आर महाराजा क्लब। अब जो बाकी हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे ताकि कंपटीशन और नीचे पहुंचे। तो इसका एक बहुत स्वागत हुआ है सब शहरों ने, उन्होंने भी माना है जो महाराजा में चले गए कि ठीक है हमको एक खिताब मिल गया, अब बाकी शहरों में कंपटीशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, उनके साथ भी कंडीशन लगा दी है, बल्कि रादर 2 कंडीशन। एक, विद इन दैट ग्रुप compete करेंगे और उसमें फिर जो कमज़ोर रह जाएंगे साल के आखिर में उनको बाहर निकालेंगे और नए जोड़ेंगे। सो दे हैव टू कम्पीट विद इन देमसेल्व्स कि हम उनको रिमेन उसके अंदर रहना है, उस क्लब के अंदर। तो ऐसा उनमें भी कंपटीशन आया। सेकंड, उनके साथ क्या चीज़ जोड़ी है, जैसा एक हम स्लोगन करते हैं ना कि ईच वन टीच वन, तो हमने कहा कि ईच वन क्लीन वन। इस बार 74 सिटीज़ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अवार्ड जिनको मिले हैं उनको कहा कि अगले वर्ष पेयर में आओगे,
जो सबके लोएस्ट रैंकिंग का आपका एक शहर है स्टेट का, उसको साथ लेकर के उसकी क्लीनिंग का भी जिम्मेदारी आप लो, ताकि 74 के अगली बार 148 बन करके आए। तो ये एक एक्सपेंशन करना है और लोगों के स्वभाव में कैसे स्वच्छता आए, उनके संस्कार में कैसे आए, क्योंकि केवल कंपटीशन तक नहीं करना, हमको हर आदमी के स्वभाव में आना चाहिए कि वी शुड रिमेन क्लीन। तीसरा विषय है उसके अंदर पानी। वाटर अपने आप में एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी है और उसकी अवेलेबिलिटी भी एकदम ओपन नहीं है। उसके अंदर WHO ने एक आंकड़ा दिया कि शहरों में 135 लीटर पर हेड पर डे ये कंजम्पशन उन्होंने एक मोटे रूप से तय की है। ये ठीक है कि बहुत अच्छी कॉलोनीज ऐसी हैं वहाँ 200 लीटर भी उपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 80 लीटर भी उनको मिलता नहीं है। तो हमारे यहाँ देश में एवरेज अभी जो बड़े शहर हैं उसमें 100 लीटर अप्रोक्सीमेट 100 लीटर पर हेड पर डे ये खपत हो रही है, इतना सप्लाई हो रहा है। इसको हमको 135 तक लेके जाना है। तो उसको कैसे लेकर के जाना है, फिर उसमें एक ही रास्ता बचता है, पोर्टेबल वाटर जितना है उतना ही है, ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा विषय है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की भी एक लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा हम उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड विषय है कि जो हमारा पानी हम यूज़ कर रहे हैं उस यूज़ किए पानी को प्रोसेस करना और उसको रीयूज़ करना। तो ये एक विषय भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लोगों में ले जाना पड़ेगा और हर प्रकार के नए जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इसको बाध्य करना कि इन चीज़ों का ज़ीरो डिस्चार्ज ऑफ वाटर, इस सिस्टम पर हमको सबको भी लेकर के जाना होगा। रेदर 3R जो पॉलिसी है कि सबसे पहले तो इसका रिडक्शन करो, यूज़ कैसे रिड्यूस कर सकें, एक उसका भी बहुत फिजूल खर्ची ना हो, और दूसरा उसको रिसाइकल करना, फिर उसको रीयूज़ करना। तो तीनों चीज़ों 3R की एक सिस्टम से हमको चलना पड़ेगा। फिर और प्रकार के जितने भी वेस्ट हैं उसमें भी हमको एक सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में उसको लाना पड़ेगा कि वेस्ट जितना है उसको कैसे हम वेल्थ के रूप में बदल सकें। तो वेस्ट टू वेल्थ का भी सिस्टम हम शहरों के अंदर को लागू कर रहे हैं। तो इस आधार पर भी चीज़ें हमारी आगे बढ़ रही हैं। अब ये सब करने के लिए हमको कुछ टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करना होगा, क्योंकि आज हर चीज़ पुराने परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती। AI का उपयोग करके हमको स्मार्ट सिटीज़ में टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी करना होगा। नई नई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन या जितने भी हमारे सर्विसेज हैं उन सर्विस को भी AI के माध्यम से चीज़ें करेंगे तो उसके अंदर एक तो भ्रष्टाचार रुकता है, लोगों का विश्वास जमता है और जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर और एक जिसको कहना चाहिए एक ठीक समय पर हमको सर्विस को मिल जाती हैं। तो हमको AI का उपयोग करना होगा, हमको प्रोटेक्ट इनोवेशन इस प्रकार से करना होगा और ग्रीन बिल्डिंग्स को भी बनाना राहत देनी होगी। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब है कि हर एक में हम कम से कम उसका टेम्परेचर कैसा हो, वह वाटर का जैसे मैं बताया ज़ीरो डिस्चार्ज ऑफ वाटर हो, एनवायरमेंटल सारे इश्यूज़ हों, उन सब को भी ध्यान रख करके और पर्यावरण के प्लानिंग में हम ऑक्सीजन का भी हमको ध्यान रखना होगा कि हम ज़्यादा ज़्यादा अपने ग्रीन कवर को कैसे उस एरिया में बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा ग्रीन कवर जो ऐसा माना जाता है कि शहरों के अंदर 20% ग्रीन कवर होना चाहिए, और मुझे बड़ा बहुत ही इसको कहना चाहिए कि पीड़ा हमको भी है कि इसका परसेंटेज अभी 6 से 8% ही है, क्योंकि पुराने शहरों के अंदर तो ग्रीन कवरेज बहुत कम है। अब नए शहरों में थोड़ा ध्यान होने लग गया है, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस पर ध्यान रखती हैं और थोड़ा ध्यान रखने में कोर्ट्स भी हमारा सहयोग करते हैं। कोर्ट्स में बहुत लोगों ने, बहुत हमारे NGOs, बहुत जो इस प्रकार के लोग हैं जो कोर्ट्स का भी मदद लेकर के डायरेक्शन दिलवाते हैं, उससे भी कंट्रोल हो रहा है। तो हमको ये सब करना पड़ेगा। फिर हमारी पावर, एनर्जी, ये भी आज हम शहर कितने बना लें कि विदाउट पावर शहरों की सस्टेनेबिलिटी ये मुझे नहीं लगता कि हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और पावर में एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों लेके आने पड़ेंगे। उसके अंदर पिछले दिनों में आपको ध्यान में होगा कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आजकल लोग पावर का इस्तेमाल करते समय जो गर्मियों में AC चलाते हैं, तो एक डिग्री तक तो ठीक है हमारा कंफर्टेबल लाइफ हो, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं उसको एक लिमिट से नीचे ला करके 20 डिग्री से भी नीचे 16-18 लाकर और फिर सोते हैं और ऊपर रजाई ओढ़ लेते हैं। करते हैं कि नहीं ऐसे? कुछ लोग बहुत करते हैं।
अच्छा, हम में से कौन कौन ऐसा जो रजाई ओढ़ के सोता होगा रात को? ऐसा 1 2 3 ऑन करते हैं 15 16 18 डिग्री। और जिसको ये लगता है कि हाँ ठीक है 20 से 28 वाली बात का पालन कराना चाहिए, वो कौन कौन है अपने में? वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू कि आप लोगों ने इस पर एक सहमति दी है। वरना कुछ लोगों ने उसमें आलोचना करनी शुरू कर दी थी क्या कि हमारे घर का भी, उसमें भी आप हस्तक्षेप करोगे, हमारे बेडरूम में घुसोगे। अब इस प्रकार की बातें कहने लग गए थे। लेकिन हम कहते हैं कि ये हमारा घर, यानी हम छोटे घर की चिंता ना करें कि कुछ लोगों को साधन संपन्न है तो उसको जो मर्जी करने दिया जाए, और गरीब आदमी बेचारा गर्मी में उसके फैन भी ना लग सके और वो चला ना सके। हमको एक कल्पना ये करनी होगी कि पूरा देश मेरा घर है। मुझे अपने देश के सब लोगों की चिंता करनी होगी। जहाँ पावर हमारी अभी नहीं पहुँच पा रही है उनको भी पहुँचानी है। पावर के हमारे जितने और आगे उपयोग हैं, हमें हमारी इंडस्ट्री में हमको बहुत पावर चाहिए, हमारे कमर्शलाइजेशन के अंदर भी पावर चाहिए, हमारे डेली लाइफ के अंदर कितने भी अप्लायंसेस हैं जिसके अंदर हमको पावर चाहिए। तो ये पावर का उपयोग करना सबको है, सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिजूल खर्ची न हो, इस ओर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो आगे चल करके इस प्रकार का, और बहुत देशों ने कर भी लिया है। बहुत देश ऐसे हैं, अब जापान के अंदर 26-27 डिग्री से नीचे वो टेम्परेचर नहीं आता उनका। इटली में 23 डिग्री से नीचे नहीं आता है। तो इस प्रकार से बहुत देशों ने जो किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा, हमको भी सोच समझ के इसको करना होगा। स्वच्छता का जैसे मैंने बताया, उसमें बहुत से प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, बहुत बड़े ये विषय हैं, क्योंकि पहले तो सब गंदगी जो भी होती थी उसका जो भी कोई सिस्टम होता था वो शहर के बाहर, गांव के बाहर जा कर के लोग कर लेते थे। लेकिन अब आबादी बढ़ गई है, बाहर जगह होती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 में जो एक ODF की बात की थी, अब ODF की बात जब की थी तो बहुत लोगों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कहा कि ये विषय देश का प्रधानमंत्री लाल किले से कहेगा, ये कोई इश्यू था क्या? लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है कि देश में अब कोई घर ऐसा नहीं बचा है कि जो ODF ना हुआ हो। सब घरों के अंदर शौचालय बन गए हैं, गांव में भी, शहर में भी, सब जगह। कई जगह तो ODF प्लस बन गए, कई जगह ODF प्लस बन गए। तो ऐसी चीज़ों के लिए देश को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच है कि हर फील्ड में हम देश में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हाउ वी कैन बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चीज़ों की चाहे छोटी बातें हैं तब भी हम आगे बढ़ने के लिए उसके अंदर तैयार हैं। बहुत से हमारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो केवल सरकारें नहीं कर सकती हैं, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन, चाहे NGOs हैं, चाहे RWAs हैं, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तो इन सब पर भी हमको काम करना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बड़ी संख्या में शहरों में भी, गाँव में भी काम कर रहे हैं ताकि हम किस प्रकार से अपने शहर को ठीक कर सकते हैं। मित्रों, विषय बताने के लिए बहुत बताए जा सकते हैं, लेकिन मेरा तो इतना ही कहना है कि चाहे हमारी मोबिलिटी है, चाहे हमारी सर्विसेज हैं, चाहे हमारी दिन दिन की आवश्यकताएं हैं, वो भी सब हम कर रहे हैं। TOD पॉलिसी का जैसे मैंने बताया है, एक कंसेप्ट TOD का है कि जहां हमारा मानो हमारी जो डेस्टिनेशन, जो हमारा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के नाते से हम जो करते हैं, और एक है DOT, यानी जहां हमारा पहले से जो चीज़ें हमारी बनी हुई हैं, जहां शहर बसा हुआ, जहां इंडस्ट्री है, वहां तक भी हमको ट्रैफिक की मोबिलिटी लेकर जानी पड़ेगी। तो दोनों दृष्टि से हमको ये काम करना है। देश के सालाना बजट में कभी कोई कमी नहीं आने देते हैं। चाहे ये कॉलोनाइजेशन और लैंड, ये विषय स्टेट्स का ही है, ये सेंटर का विषय होता नहीं है। लेकिन चूंकि हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए एक चैलेंज के रूप में इसको स्वीकार किया है, तो ऐसे शहरों में आने वाली कठिनाइयां, इनको कैसे दूर किया जाए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पूरी भूमिका निभाती है टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड टू द अर्बन लोकल बॉडीज। जो आवश्यकताएं होती हैं उसका सर्वे करा करके उनकी मदद हम करते हैं, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास उतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं। वहाँ रिसोर्सेज के साधन लोकल, क्योंकि पब्लिक पार्टिसिपेशन में सर्विसेज का पैसा, यूजर चार्जेस लेने चाहिए, कहीं कहीं पॉलिटिकल कारणों से उसको भी छोड़ देते हैं कि नहीं लेना है, और कहीं कहीं वो अपने काम भी नहीं करा पाते हैं। तो इस प्रकार से स्टेट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं थ्रू देयर स्टेट फाइनेंस कमीशन।
एंड सेंटर भी सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन के माध्यम से और एक जो भी रेगुलर फंड्स हैं वो इन संस्थाओं को देते हैं। तो इसको भी हम लोग इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको सारा फ्यूचर का ये सब विषय देखते हुए जो जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो सब हम करने हैं। आप भी करें, हम भी करें, मिलकर के करें। तो एक तो नए जितने भी इनोवेशंस हैं, नए जितने भी प्रयोग हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो हमको एक दूसरे को लागू करानी है। एंड फ्यूचर सिटीज़, क्योंकि जो हमारी अर्बन कोर सिटीज़ हैं, अर्बन कोर सिटीज़ का जो रहन सहन है वो जैसे आपको पता ही है कि दिल्ली में हम देखते हैं पुराने पुराने जो शहर हैं, चाहे वो चांदनी चौक है, चाहे सदर बाज़ार है, चाहे जो भी पुराने शहर हैं, उनका उस समय का डेवलपमेंट प्लान वैसा नहीं है। आज जो नए डेवलपमेंट प्लान बनेंगे उसके अंदर हमको नई व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी और पुरानी व्यवस्थाओं को अपने ढंग से ठीक करना, नई व्यवस्थाओं को फ्यूचर सिटी कैसी होनी चाहिए इस पर भी हमको सबको मिलकर के काम करना होगा। इस पर भी हम आगे बढ़ें। ईज़ ऑफ लिविंग के नाते से किस प्रकार से हम अपने शहर को आगे बढ़ाएं। देश भर में अभी जो हमारी बहुत प्रदेशों के अंदर जो डेवलपमेंट प्लान है वो 2021 की चल रही है, लेकिन अब बहुत प्रदेशों ने 2041 की जो डेवलपमेंट प्लान है उसके ड्राफ्ट प्लान जारी कर दिए हैं। कुछ लोगों ने उसको बना भी लिया है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे हर प्रदेश अपनी नई 2041 की जो डेवलपमेंट प्लान है उसको जारी करे, ताकि नए जो पैरामीटर्स के हिसाब से हम शहरों को बढ़ा सकें और शहरी लोगों की, शहरी हमारा जो एरिया है उसकी लाइफ को किस प्रकार से ईजनेस लाएं और किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, ये हम सबको मिलकर के चिंता करनी है। पुनः आज के इस अवसर पर एनडीटीवी के हमारे ग्रुप राहुल जी को खास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद।